देखो मान लो हमारे पास क्या है, एक स्फीयर, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, स्फीयर, ठीक, ये हमने एक स्फीयर लिया, ठीक। अब यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है अंदर, ठीक है, ये क्यू चार्ज रखा है, ठीक। ये जो क्यू चार्ज है ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी निकालेगा, ये रेडियली आउटवर्ड, ठीक। तो इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली मान लो ऐसे, ठीक, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, ठीक, हर तरफ होंगी ये ऐसे, चारों तरफ रहेंगी हर तरफ, है ना, वो तुम लोग को मालूम है। अच्छा, अब हमें क्या बोला गया कि हमें क्या निकालना है, मान लो, देखो हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमको मालूम है कि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी फाई निकालना पड़ेगा, ठीक है, डी फाई निकालेंगे पहले अपन, कल भी हमने बताया था तुमको स्फेयर के लिए वो, ठीक। तो मान लो हम पहले क्या निकालेंगे, ये हम छोटे से एरिया से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे ऐसे, ठीक है। हमें क्या, देखो इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है ना, परपेंडिकुलरली जा रही है, देखो ये ऐसे, ये ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस, है ना। हम्म, तो अभी लिखना नहीं है कुछ, अब केवल अभी समझना है, अभी कुछ नहीं लिखना किसी। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो हमें क्या बोला गया कि हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है लिंक्ड विद दिस स्फीयर, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले एक छोटा सा ये वाला एरिया सपोज किया, ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे एरिया सपोज करके और टोटल ऐड कर दें, एक तरीका तो ये था, ठीक। और एक तरीका ये है कि हम पहले क्या निकाल लें, एक छोटा सा फ्लक्स निकाल लें, छोटा एरिया सपोज करके, और फिर उसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें और टोटल फ्लक्स निकाल लें, ठीक। तो हमने यहाँ पे पहले एक छोटा सा ये वाला डीए एरिया सपोज किया, ठीक है, इसका एरिया कितना है, डीए, ठीक। अच्छा, इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, तो देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहाँ आएगी, तो देखो ऐसे, आउटवर्ड नॉर्मल इसी डायरेक्शन में आएगी अलोंग ई, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी यहाँ पे, और यही डायरेक्शन आ रही है इस डीए एरिया वेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक। अब फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डी फाई इक्वल टू, ठीक है, डी फाई इक्वल टू अपना कितना आता है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। हम क्या निकालना चाहते हैं, डी फाई या फाई, हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो फाई का फॉर्मूला, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ऐसे ही होता है क्या, डायरेक्ट निकाल लें, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अब क्या आएगा, फाई इक्वल टू, अब देखो ई क्या है, ई तो हर जगह सेम है, ठीक है, ई क्या है अपना कांस्टेंट, ई बाहर निकाल लो, ठीक। अब बचा यहाँ पे देखो cos थीटा की वैल्यू जीरो, ठीक। अब बचेगा क्या, केवल डीए, इस डीए का इंटीग्रेशन करो, डीए का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो देखो डीए जो है, अब इसको यहाँ सीखना, डीए जो है हमारा, डीए, ठीक है, वो कौन से मतलब मतलब जो डीए है वो क्या है, एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, किसका छोटा सा एरिया है, स्फेयर का, ठीक है, किसका छोटा सा एरिया है, स्फेयर का, डीए क्या है, एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, किस चीज का छोटा सा एरिया है, ये स्फेयर का, ठीक है। और सरफेस एरिया कितना होता है स्क्वायर का, पूरे स्फेयर का 4 पाई r स्क्वायर, तो डीए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डीए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। जैसा हम बता रहे हैं वैसा सोचना है तुमको, है ना। हमने क्या बोला कि हमने देखा डीए, ठीक है, डीए हम क्या बोलेंगे कि डीए जो है वो एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, किस चीज का छोटा सा एरिया है, किस चीज का छोटा सा एरिया है, स्फीयर का, ठीक है। तो इस वाले डीए का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो इस वाले डीए का इंटीग्रेशन आएगा स्फीयर के एरिया के बराबर, समझ आया अब, ठीक। तो इस डीए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा अपना, इस डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया ई इंटू 4 पाई, और रेडियस मान लो कितना है, आर है, तो ये हो गया r स्क्वायर, ठीक। यहां तक क्लियर सबको। अच्छा, अब देखो आगे, अब इस ई की वैल्यू, इस ई की वैल्यू, ठीक है, यहां पर कितनी आएगी, तो ई का फॉर्मूला कितना होता है, अपन देखो यहाँ पे ये ई की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, ठीक, ये
रेडियस कितना है, ये वाला r है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो e की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, e की वैल्यू हमारी आएगी KQ/r², F अपॉन Q नहीं। किसके कारण निकाल रहा है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है ना सरफेस पे, तो कितनी आएगी, तो देखो फाई इक्वल टू होता है C इंटू Q/r², ठीक। और इंटू में ये कितना है, देखो ये 4πr² तो है ही। अब ये r² से क्या ये वाला r² कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब बच कितना रहा है यहाँ पे, देखो ये C की वैल्यू और रिप्लेस कर दो, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ये Q एज इट इज है, और ब्रैकेट में 4π भी एज इट इज है, ठीक है। अब ये 4π से ये वाला 4π भी कैंसिल, ठीक है, ये 4π से 4π भी कैंसिल। तो अब यहाँ पे फाई इक्वल टू कितना बच रहा है, देखो फाई इक्वल टू हमारा बचा Q/ε0, फाई इक्वल टू क्या बचा, Q/ε0, क्या यही आ रहा है, यही आ रहा है, देख लो कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं करी अपन ने, ठीक है। सही है। अब आगे सुनो, फिर से एक बार देख लो जल्दी से। नहीं कॉस थीटा, अरे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होगा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो कॉस 0 क्या हो गया 1, लो यहाँ पे थीटा की जगह 0 ही लिख लो पहले ही, कॉस जीरो कितना हो गया 1, तो बचा कितना E इंटू डी ए, ई बाहर निकाल लो, बचा क्या डी ए, बचा डी ए का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से, हमने क्या क्या किया था, फिर से एक बार देखो जल्दी से। हमने क्या किया था, हमने एक स्फेयर लिया, उस स्फेयर के अंदर हमने क्या किया, एक क्यू चार्ज रखा, ठीक है, क्या रखा, एक क्यू चार्ज रखा। ये क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी, ठीक है। हमने क्या बोला, हमें इस स्फेयर से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है वो निकालना है, टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पहले हमने क्या निकाला, स्मॉल फ्लक्स। तो स्मॉल फ्लक्स कितना होता है, डी फाई, ठीक है। पहले हम क्या निकाला, हमने स्मॉल फ्लक्स। तो डी फाई के लिए हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, एक छोटा सा एरिया सपोज करना पड़ेगा डी ए, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया सपोज किया डी ए, ठीक है। इस डी ए एरिया का एरिया वेक्टर कैसा बनेगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक, यहाँ आएगी बाहर की तरफ। तो देखो आउटवर्ड नॉर्मल जो आ रही है वो अलोंग ई के डायरेक्शन में आ रही है, अलोंग ई आ रही है आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक। तो यदि हम ये डी फाई लिखते भी, तो ये डी फाई कितना आता, ये डी फाई हमारा आता देखो ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो यही वैल्यू हमने लिखी है क्या यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे हम चाहते तो डी फाई लिख देते, ठीक है। हाँ तो ये डी फाई की वैल्यू देखो ये आ रही है। फिर हमने क्या किया, इसी डी फाई का देखो, तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमने इस डी फाई को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, देखो ई डी ए कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ई बाहर निकाल लिया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख दी, यहाँ पे थीटा कितना है 0, तो कॉस 0 कितना हो गया 1। अब बचा डीए, तो ये डीए का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो डीए के लिए क्या सोचना है कि डीए जो है वो किस चीज का स्मॉल पार्ट है, डीए जो है वो किसका छोटा सा एरिया है, तो स्फीयर का। मयूर सुन लो, है ना, डीए किसका छोटा सा एरिया है, स्फीयर का, ठीक है। तो स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है 4πr²। तो हमारे इस वाले डीए का अभी इस कंडीशन में इस डीए का इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, इस डीए का टोटल एरिया कितना आएगा, तो 4πr²। अब समझ गए सब, ठीक है। मान लो यदि हमारे पास एक, हाँ लक्ष्य, एक मिनट इसी में लिख दो, यदि हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर होता, ठीक है, स्क्वायर शीट होती, और उसका छोटा सा एरिया होता डीए, ठीक है। तो उसका फिर कितना आता, उसका इंटीग्रेशन करते उस डीए का तो कितना आता, साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आता, ठीक है। सर्कल होता, सर्कल सर्कल का छोटा सा पार्ट होता एक डीए, तो उस वाले डीए को इंटीग्रेट करते तो उसका इंटीग्रेशन कितना आता, πr²। अब समझ में आ गया, अब बनेगा ये डीए का इंटीग्रेशन करते, ठीक है। नहीं अभी नहीं लिखो, ठीक है, ये अपन अलग से लिखेंगे, अभी हम तुमको केवल एक कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं, लिखना है तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक नोट बना के लिख लेना ऐसे, ठीक है, उसी में लिखते चलना आप सभी। हम्म अब नहीं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगानी पड़ती, फिर हमने बताया ना, ये हम जैसा तुमको बोल रहे हैं इंटीग्रेशन करने वैसे करो इसका।
नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट अपन सीख रहे हैं, ये ऐसी चीज है, ये थोड़ी एग्जाम में आ रहा है। पहले पढ़ो तो पूरा अच्छे से। अब देखो आगे, अब आगे देखो, जल्दी से सुनो। अब हमारा जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आया ये वाला, ध्यान से सुनो, ठीक है। हमारा जो क्या आ रहा है, हाँ वही वही बता रहे हैं लक्ष्य, है ना, इसलिए हमने बोला पहले पूरा सुनो तब आएगा समझ में। देखो, हमारा ये जो फाई आ रहा है, क्या इस फाई में रेडियस आ रहा है कहीं पे भी? ये जो फ्लक्स की वैल्यू हमारी आई है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या इसमें कहीं पर भी फ्लक्स रेडियस दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा टोटल फ्लक्स आ रहा है, क्या वो रेडियस पे डिपेंड करता है? नहीं करता। स्फीयर कौन सी सरफेस होती है, क्लोज्ड सरफेस या ओपन सरफेस? स्फीयर क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। स्फीयर क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। इसका मतलब क्या ये है, इसका मतलब ये है, देखो, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। समझ आया? फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। इसका मतलब ये है कि हमारी क्लोज्ड सरफेस किसी भी शेप की हो, उसका क्या बदलता है, रेडियस ही बदलता है ना। हमारी जो क्लोज्ड सरफेस है वो ऐसी आड़ी तिरछी भी होगी और इसके अंदर एक क्यू चार्ज रखा होगा, तो क्या ये वाली सरफेस भी इतना ही फ्लक्स बनाएगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट? बोलो, कि हमारी एक क्लोज्ड सरफेस है वो कैसी भी है, किसी भी शेप की, ठीक है, और उसके अंदर लेकिन चार्ज कितना रखा है, क्यू, तो क्या वो भी इतना ही फ्लक्स बनाएगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं करता फ्लक्स, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज रिमेन्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस ऑलवेज रिमेन्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, यदि उसके अंदर क्यू चार्ज रखा है तो वो कितना फ्लक्स बनाएगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यदि टू क्यू चार्ज रखा है तो, टू क्यू चार्ज रखा है तो टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज रखा है उसके वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बनाती है, ठीक है, समझ आया? और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है गॉस लॉ। यही क्या कहलाता है, गॉस लॉ, ठीक है, कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज रिमेन्स वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। और सिंपल बोलना है तो अपन बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज रिमेन्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट या क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब क्या है, जितना चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा है वो वाला चार्ज यहाँ पे आता है। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज रिमेन्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या तुमको गॉस लॉ समझ आ गया? समझ आया गॉस लॉ क्या होता है? यही है गॉस लॉ, ठीक है, कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज रिमेन्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो हमारा तरीका वो नहीं कि हमने तुमको लॉ लिखवा दिया, तुमने पढ़ लिया, याद कर लिया, हो गया, ठीक है। समझ आया सब कैसे आ रहा है वो? ठीक, मजा आया पढ़ने में इसको? अब देखो आगे, अब और अपन इसमें थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, है ना। क्यू आउट्स अभी बताएंगे, वो उस पर भी आएंगे, थोड़ा सा वेट करो। यदि चार्ज बाहर रखा होगा तो फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है, कैसे होगा वो भी बताएंगे, सब बताएंगे, है ना। तो जो क्वेश्चंस तुम्हारे अंदर आ रहे हैं वो अपन उन सभी चीजों पे आएंगे धीरे धीरे, ठीक। आउटसाइड चार्ज के कारण जीरो होगा, कैसे होगा वो भी बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे कौन से चार्ज लेने हैं, किस चार्ज पे डिपेंड करता है ये वाला फ्लक्स, केवल इनसाइड चार्जेस पे, जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर रखा है, ठीक। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक अभी फिलहाल, इस चीज का जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, फिर तुम ऐसे नोट बना के लिख लेना। ले लिया? ठीक है, इसको क्लियर करते हैं बना अभी। अब ध्यान से सुनना, देखो, हमारे पास मान लो एक ऐसी सरफेस है, ये, ठीक है, कोई भी शेप की सरफेस है, कैसी है, ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक, इसके अंदर चार्ज रखा है क्यू, इसके अंदर कितना चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। तो ये कितना फ्लक्स बनाएगी, तो हमें अभी अपन ने निकाला कैसे, कि फाई इक्वल टू कितना होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यदि क्यू चार्ज अंदर रखा है तो कितना फ्लक्स बनेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
ठीक, अब आगे सूचल अभी बताते हैं सब, है ना, वेट करो। तो फाई इक्वल टू आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो फाई यहाँ आ रहा है, ठीक है, इस फाई को हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है फाई को, ठीक है। अच्छा, ये जो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। तो जब हम क्लोज सरफेस के लिए लिखते हैं तो क्या यहाँ पे ऐसा एक गोला भी बनाया जाता है, और ये गोला किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज सरफेस को। ठीक, मौसम शायद खराब हो रहा है, हो सकता है लाइट चली जाए तो नेट बंद हो जाए, है ना। फिर यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर कल ही लगाएंगे क्लास, ठीक, तो रिजॉइन मत करना, ठीक है, ना जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो देखो, हाँ तो वो इसलिए लैग हो रहा होगा थोड़ा, क्योंकि मौसम डिस्टर्ब हो रहा है। फिर आगे देखो, तो ये आ गया अपना ई डॉट डी ए। हमने ये गोला क्यों लगाया यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन में, क्योंकि हमारी सरफेस कैसी है, क्लोज्ड है, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिख देंगे, इक्वल टू में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद एक सेकंड ना, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब हमारे पास मान लो ऐसी कोई भी अपन, ये हमने एक सरफेस बनाई, ये एक सरफेस बनाई, ठीक है। इसका रीजन हम तुमको अभी बाद में बताएंगे, लेकिन हाँ, हमने यहाँ पे क्या किया, एक चार्ज हमने यहाँ बाहर कहीं पर भी रखा, एक क्यू चार्ज हमने बाहर रखा, ठीक। अब क्या होगा, मान लो ये वाला जो क्यू चार्ज है, ये कहाँ पे रखा है, आउटसाइड रखा है, ठीक। और अंदर जो चार्ज है वो कितना है, 0 है, ठीक है। इसका भी हम रीजन बताएंगे तुमको, तो इसके कारण फ्लक्स जो बनेगा वो कितना बनेगा, बस ये बताओ तुम। तो फाई इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अंदर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। और हमने क्या पढ़ा था, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो किसके बराबर होता है, वो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो क्यू इन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0। इनसाइड चार्जेस कितने हैं, 0 है ना, क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा, इसलिए फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको भी अपन इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक। अब यहाँ पे हमने केवल ये पूछना चाह रहे हैं, देखो फ्लक्स तो यहाँ पे 0 है, फ्लक्स कितना है यहाँ पे, 0 है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये नॉन जीरो है या 0 है, ये वाला क्यों नहीं आया समझ में, सिंपल, अभी हमने बोला ना, रीजन हम बाद में बताएंगे कि बाहर वाले चार्ज के कारण क्यों फ्लक्स 0 होता है। अभी तुम इस फॉर्मूले के बेसिस पे बताओ बस, फ्लक्स कितना होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब जो चार्ज अंदर है, ठीक है, वो वाला चार्ज लिखना है। तो अंदर कितना चार्ज है, 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, ठीक। देखो ये आंसर आया, फ्लक्स की वैल्यू 0 आ गई, ठीक। हमने तुमसे क्या बोला कि ये वाला जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ इंडिविजुअल ये 0 होता है या नॉन 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ये नॉन 0 होता है, ये 0 नहीं होता। यदि फ्लक्स 0 है तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो। यदि फ्लक्स 0 है, फाई 0 है, तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो, 0 हो, ठीक। इसको एक और देखो, अपन एक तरीके से समझते हैं, ध्यान से देखो। अब हमारे पास फिर से क्या है, एक कोई भी ऐसे किसी भी शेप का है, हम सर्कल ही बना लेते हैं, अभी सर्कल बनाना हमारे लिए आसान पड़ रहा है, ठीक। अब इसके अंदर दो चार्जेस रखे हुए हैं, मान लो एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है यहाँ पे Q2, ठीक। और एक चार्ज यहाँ बाहर रखा हुआ है Q3, ठीक है। हमें बताओ कि यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी आएगी, फाई की वैल्यू बता सकते हो। फाई का फॉर्मूला क्या होता है क्लोज सरफेस के लिए, क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई का फॉर्मूला क्या होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे 0 क्यों आएगी सूजल, सूजल तुम बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हो, कितने चार्जेस हैं अंदर, 2 है ना, तो इन दोनों के कारण बनेगा फ्लक्स, कितना आएगा तो आंसर, क्यू एन की वैल्यू कितनी हो गई, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, और अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले चार्जेस के कारण कितनी बनती है फ्लक्स, कितना बनता है, 0।
ठीक है, अंदर वाले चार्जेस का अंदर वाले टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। ठीक है, फॉर्मूला देखो, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Qn की वैल्यू क्या है, Q1 प्लस Q2। यहाँ कितनी थी, केवल Q, यहाँ कितनी थी, 0। ठीक, तो नेट फ्लक्स ये आया। ठीक है, अब ये नेट फ्लक्स कैसे आया देखो, बताते हैं तुमको। नहीं, बाहर वाले चार्जेस के कारण कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, बाहर वाले चार्जेस पे अपन चर्चा करेंगे बाद में, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सब सुनो बस ध्यान से। अब देखो इसको, ये कैसे आया। अब हम निकालते हैं, देखो एक एक करके निकालते हैं। ये वाला बस समझना, थर्ड वाला फिलहाल। ठीक है, थर्ड वाले में देखो, हम पहले निकालते हैं Q1 के कारण फ्लक्स। तो Q1 के कारण जब फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। E डॉट डी ए, मान लो ये जो Q1 है, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई कितनी, E1। Q1 अपनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, E1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, E1 आ जाएगा। तो हमने अभी किसके कारण फ्लक्स निकाला, अकेला Q1 के कारण। ठीक, तो कितना आएगा, ये अकेले Q1 के कारण कितना फ्लक्स बनेगा, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम निकालते हैं Q2 के कारण। तो Q2 के कारण निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या E2 इंटू डी ए आएगा, E2 इंटू डी ए आएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम Q2 के कारण निकाल रहे हैं। तो Q2 ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, मान लो कितनी, E2। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक, अब हम निकालेंगे देखो Q3 के कारण। ठीक है, हम लिखते हैं Q3 के कारण, तो क्या आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E3 इंटू डी ए। E3 इंटू डी ए कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये बताओ तुम लोग। Q3 के कारण फ्लक्स कितना बनेगा, ये E डॉट डी ए क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है ना। हाँ, तो E3 के Q3 के कारण यहाँ पे कितना आने वाला है, फ्लक्स 0 आने वाला है, तो 0 लिख दिया। अब यदि हम नेट फ्लक्स निकालेंगे तो क्या तीनों को ऐड कर देंगे, फ्लक्स क्योंकि स्केलर है, तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तीनों के कारण जो आया। ठीक, तो तीनों के कारण कितना आएगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो हमने इसको ऐसा लिखा, देखो तीनों को जब ऐड करोगे तो तीनों का एलएचएस, तीनों का आरएचएस ऐड करो, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना हो जाएगा, देखो डीए सब में कॉमन आ जाएगा, तो डीए कॉमन ले लेंगे, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, और डीए क्या आ गया, कॉमन, तो ये बाहर लिख दिया। इक्वल टू में ये कितना बचेगा, देखो इक्वल टू में आएगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये 0 है, बस यही आएगा। ठीक, अब देखो ये जो तीनों हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों का एडिशन जो आ रहा है, इसको हमने लिख लिया E। इसको क्या लिख लिया, नेट मान के इसको क्या लिख लिया, E लिख लिया। ठीक, एक सेकंड, इसको हमने ऐसा लिख लिया, इन तीनों का एडिशन मान लो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है E। ठीक, और ये जो DA है ये इनटू में आ गया। ठीक है, ये DA एज इट इज लिख दिया। ठीक, और इक्वल टू में क्या बचा, Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। आया। ठीक है, अब हमें ये बस बताओ तुम यहां ध्यान से, कि यहां ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इनसाइड चार्जेस के कारण बस लिखी है, या आउटसाइड चार्ज के कारण भी लिखी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्जेस के कारण आ रही है या दो के कारण, ऊपर देखो जस्ट उसके ऊपर वाला स्टेप, E1 E का फॉर्मूला कितना है, E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना। ये जो यहाँ पे E है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नहीं हुई ना 0, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना कैसे आई, नेट E तुमने किसको लिखा है, E1 प्लस E2 प्लस E3 को तुमने E लिखा है। इसका मतलब ये जो यहाँ E है, ये E1 E2 E3 इन तीनों का एडिशन है। इसका मतलब ये जो E है वो क्या थर्ड चार्ज पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये जो E है ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द थ्री चार्जेस। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल थ्री चार्जेस। ठीक है, तीनों के एडिशन की वैल्यू है, तीनों के एडिशन की वैल्यू है E, सिर्फ E1 और E2 का एडिशन नहीं है E।
E1 E2 और E3 का एडिशन है E, ठीक है, इसलिए ये जो E है वो थर्ड चार्ज पे भी डिपेंड करती है, ठीक। और ये यहां जो हमारे पास चार्जेस आ रहे हैं, ये जो चार्जेस हैं, क्या ये केवल इनसाइड चार्जेस हैं? क्या ये केवल इनसाइड चार्जेस हैं? तो क्या हम इसको ऐसा लिख दें एक स्टेप और बढ़ा के कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए जो आ रहा है वो आ रहा है क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्यू एन क्या है, देखो क्यू एन इज द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। क्यू एन क्या है? क्यू एन इज द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। और ई क्या है? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द थ्री चार्जेस। E is the electric field due to all the three charges, ठीक है। इसलिए ये वाला जो E है, देखो यहां ध्यान से, अब यहाँ सेकंड वाला जो केस अपन ने पढ़ा था, सेकंड वाले केस में देखो क्या लिखा था, सेकंड वाले केस में यही तो लिखा था, देखो चार्ज कहाँ रखा था, ये बाहर। तो हमने तुमसे यही तो पूछा था कि फ्लक्स जीरो आ रहा है, तो क्या ये E भी जीरो होगा, ऐसा जरूरी है? नहीं है जरूरी, क्योंकि E बाहर वाले चार्ज पे भी डिपेंड करता है, केवल अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ये काय पे डिपेंड करता है? बाहर वाले चार्ज पे भी डिपेंड करता है, केवल अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और जो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है, लेकिन वो क्या होता है? क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यदि अंदर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब तुम लिख लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक नोट बनाना और उसमें सब ये चीज लिख लेना, ठीक है। यहां देखो, अब ऐसा लिखो, ये एक गोला बनाना है यहाँ लास्ट में, और यहाँ नीचे एरो बना के लिखना है। यहाँ क्या लिखोगे कि ई, हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लिख लेना वहां पे क्या लिखना है वहां, कि ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज द, अरे यार ये बार बार आ रहे हैं डिस्टर्ब, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल थ्री चार्जेस, ऑल थ्री चार्जेस, ठीक है। लेकिन क्यू एन क्या है? क्यू एन क्या है? ये क्यू एन इज द चार्ज, क्यू एन इज द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो क्या क्यू एन, ये देखो क्लोज सरफेस के अंदर का यदि चार्ज जीरो होगा तो क्या फ्लक्स जीरो आएगा? फ्लक्स जीरो आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, होगी या नहीं? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले चार्ज पे भी डिपेंड करती। यदि बाहर भी कोई चार्ज नहीं रखा होगा तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। पूछो। हाँ वो हम बताएंगे, अरे फिर वही सवाल, हमने बोला ना कि हम बताएंगे कि बाहर वाले चार्ज के कारण कैसे जीरो हुआ, या हम बताएंगे भी आगे जा, ठीक, उसकी टेंशन नहीं लो। अभी ये समझ आया जो बताया सब? हमें एक दो सवाल पूछने हैं, जल्दी से पूछ लें, 2 मिनट और बैठ, 2 मिनट और रुको, ठीक है। ऐसी ओरल जल्दी जल्दी तुम लोग आंसर दे देना बस, ठीक है। देखो, यदि मान लो फाई जीरो है, यदि फाई जीरो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया पहले, ये बताओ सब, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक, देखो यदि फाई जीरो है, इफ फाई इक्वल टू जीरो, ये लैग होने लगा, फाई इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ई इक्वल टू जीरो, ट्रू या फॉल्स? इफ फाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ आया ये सबको? फॉल्स। ठीक ठीक ठीक। फिर दूसरा, इफ इफ क्यू एन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ई इक्वल टू जीरो, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। फिर तीसरा एक और, इफ क्यू एन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज फाई इक्वल टू जीरो, ट्रू। ठीक, ट्रू है भैया। ठीक है। तो सबके कंसेप्ट क्लियर हुए इसके? तो ये ऐसे सवाल तुमको आगे पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो ये सब अच्छे से याद रखना है ना, ऐसे ये भी लिख लेना। ठीक, चलो बाय, बारिश हुई स्टार्ट। थैंक यू भैया, बाय भैया, गुड डे।